नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे और वो भी रिकॉर्डेड क्लास होगा। ये इसको कुछ नहीं करना है, सोते टाइम इसको कान में लगा के आराम से सो जाइए, सुनते रहिए। और ये गारंटी के साथ बोलते हैं कि किसी भी वनडे एग्ज़ाम में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आज हम लोग पहली क्लास कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र की। तो पाचन तंत्र होता क्या? पाचन तंत्र होता क्या? पाचन तंत्र एक ऐसा सिस्टम है जो कि हम लोग खाना खाने, सुबह नाश्ता से लेकर ऊर्जा बनने तक का सफ़र हमारे शरीर में जो भी होता है वो पाचन तंत्र के अंतर्गत होता है। ज़रूरी है क्योंकि हम लोग जो भोजन खाते हैं उसके अंदर, जो भोजन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, इन सब का बड़ा चेन होता है जिसको कोशिका डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। इसलिए पाचन ज़रूरी है, क्योंकि पाचन के अंदर बहुत सारे हीरोज़ हैं जो कि अपना काम करके पाचन में सहायता करता है। उन हीरो में जैसे मुंह हो गया, दांत हो गया, जीभ हो गया, लार ग्रंथि हो गया, ग्लैंड्स हो गया, बहुत सारे हीरो अवेलेबल हैं। कुछ हीरो जैसे मुंह हो गया, मुंह के अंदर 3 हीरो हैं। मुंह के अंदर भी 3 हीरो है, एक दांत, दूसरा जीभ, तीसरा लार ग्रंथि। ठीक है। तो जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन को काट के, छांट के, पीस के छोटा बनाने का काम किसका है? दांत का। और जीभ क्या करता है? उस भोजन को मिला के, गोल गोल घुमा के, इधर इधर घुमा के, उसके अंदर लार ग्रंथि से जो लार निकलती है उस लार को मिला के उस भोजन को एकदम चिपचिपा कर देता है। उसके बाद आता है भोजन कहाँ? ग्रसनी में, ये गले वाले में, ग्रसनी में। तो ग्रसनी के अंदर भोजन का पाचन नहीं होता है, भोजन को केवल धकेला जाता है ग्रसनी के अंदर। एक लहर चलती है ग्रसनी के अंदर जिसे पेरिसाइटिस कहा जाता है उस लहर को। ठीक है। तो ग्रसनी में पाचन नहीं होता है। उसके बाद भोजन नीचे आमाशय में उतरता है। आमाशय, हमारा पेट जो है वो जे शेप का होता है। आमाशय पेट जो है वो जे शेप का होता है और पेट के अंदर ही एक रूजी रहती है, कांटानुमा संरचना, जिसमें भोजन जो है 4 से 5 घंटे तक रुकता है। आमाशय के अंदर की दीवारें जो होती है ना, उसी से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। 2 तरह का केमिकल, 2 तरह का एंजाइम निकलता है, जिसमें एक पेप्सिन होता है और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। पहला पेप्सिन हुआ, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, उसकी पावर इतनी रहती है कि वो धातु को भी गला सकता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड धातु को गला सकता है तो पेट की दीवार को क्यों नहीं गला पाता? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि पेट की दीवार के ऊपर जो होता है ना, अंदर से चिपचिपा सा बहुत ही मोटी परत का एक लेयर रहता है मांस का, जिसे म्यूकस बोला जाता है। और वही म्यूकस क्या करता है? एसिड को पेट की मांसपेशियों तक नहीं पहुंचने देता। वही म्यूकस उस एसिड को, उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पेट के मांसपेशियों तक नहीं पहुंचने देता है। इसी वजह से हमारा पेट जो है HCl से बचा रहता है। ठीक है। और यही HCl आगे चल के क्या करता है? भोजन को जितना भी एंजाइम निकलता है, काइम के रूप में, पेस्ट के रूप में निकालता है। HCl भोजन को काइम के रूप में बना देता है। फिर भोजन क्या हुआ? आमाशय के बाद हमारा भोजन जो है वो छोटी आंत में प्रवेश कर गया। इसके साथ ही आमाशय के लगा हुआ ही लीवर रहता है और अग्नाशय रहता है, जो कि अंग नहीं है, जो कि एक सहायक ग्रंथि है। लीवर और अग्नाशय जो कि हमारे पाचन में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। ठीक है। जैसे छोटी आंत भोजन में जैसे ही पहुंचा,
भोजन जैसे ही छोटी आंत में पहुंचा, चूँकि भोजन बहुत ही ज़्यादा अम्लीय होता है, भोजन बहुत ही ज़्यादा अम्लीय होता है, तो जैसे ही पहुंचा पेट में तो लीवर क्या करता है, छोटी आंत में जैसे ही पहुंचा तो लीवर क्या करता है कि लीवर के अंदर से बाइल जूस निकलता है। ठीक है, लीवर के अंदर से बाइल जूस निकलता है, एक नली के ज़रिए छोटी आंत में आके भोजन में आके मिल जाता है वो बाइल जूस। ठीक, और साथ ही साथ अग्नाशय होता है, उसके अंदर से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। ये दोनों जूस जो है भोजन में आके मिल जाता है। अब बाइल जूस क्या करता है, जो लीवर से निकला, यकृत से या किडनी लीवर से जो निकला, वो बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस जो फैट को, और पेनक्रियास से जो पेनक्रियाटिक जूस निकला है वो प्रोटीन को पचाता है। बाइल जूस जो निकला वो फैट को पचाता है, वही पेनक्रियाटिक जूस जो निकला वो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों को पचाता है। इसलिए पेनक्रियाटिक जूस को संपूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं। पेनक्रियाटिक जूस को संपूर्ण पाचक इसलिए कहते हैं क्योंकि पेनक्रियाटिक जूस जो होता है वो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों को पचा देता है, लेकिन बाइल जूस क्या करता है, केवल और केवल फैट को पचाता है। ठीक है, पेट का काम छोटी आंत में पूरा हो जाता है, लगभग छोटी आंत में लगभग पेट का काम लगभग पूरा हो जाता है, क्योंकि छोटी आंत में भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। तो छोटी आंत में ही पचे हुए जो पोषक तत्व होते हैं ना, छोटी आंत में जो पचे हुए पोषक तत्व होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, फैट हो गया, ये सब क्या करता है, छोटी आंत इन सब भोजन के न्यूट्रिएंट्स को सोख लेता है और सोख के इसको क्या करता है, ब्लड में ले जाता है। छोटी आंत को छोटी आंत क्यों बोला जाता है पता है, क्योंकि इसकी चौड़ाई कम होती है, ऐसा नहीं छोटी है, इसकी 20 फीट लंबाई होती है और इसी के सतह पे उंगली नुमा संरचना होता है। छोटी आंत के सतह पर ही उंगली नुमा संरचना होता है, जिसे विली बोला जाता है, और वो विली क्या करता है, पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। वो विली पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, तो विली कहाँ रहता है, छोटी आंत में। तो दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, छोटी आंत में पहुंच गया। अब जो कुछ भी अवशिष्ट बचता है ना, वो छोटी आंत से लेकर होके बड़ी आंत में चला जाता है। अब बड़ी आंत क्या करता है, बड़ी आंत जो छोटी आंत का बचा हुआ भोजन है, पोषक तत्व है, उसके अंदर जितना भी पानी है, वाटर है, उस सब को बड़ी आंत सोख लेता है। जितना भी वाटर है यानी पानी का जो अवशोषण होता है वो बड़ी आंत में होता है, भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है। पानी का अवशोषण वो बड़ी आंत में, भोजन का पाचन छोटी आंत में। तो उसके पोषक तत्वों को सोख के बचे हुए कचरा को, पानी को सोख के क्या करता है बड़ी आंत, बचा हुआ जितना भी कचरा रहता है ना, उसको बहिष्करण के लिए तैयार कर देता है और गूदा के द्वारा बाहर निकाल देता है। और उस गूदा के द्वारा उस जो कचरा रहता है, काइम जो बना रहता है, उसको बाहर निकाल देता है। तो कुल 5 प्रक्रियाएं होती हैं पाचन तंत्र में। पहला तो अंतःग्रहण। पहला अंतःग्रहण क्या होता है, भोजन को मुंह में लेना, अंतःग्रहण। दूसरा पाचन की प्रक्रिया, तो मुंह से लेके छोटी आंत तक जो होता है वो पाचन की प्रक्रिया होता है, क्योंकि मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है। मुंह के अंदर जो ग्रंथियां होती हैं, जो लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि में जो पेप्सिन होता है, जो HCl एंजाइम होता है, लार ग्रंथि में टाइलिन होता है, डायस्टेज होता है, वो सब क्या करता है, पाचन का काम शुरू कर देता है। ठीक है, तो दूसरा, पहला अंतःग्रहण, दूसरा पाचन का काम मुंह से लेके छोटी आंत तक, यानी भोजन को तोड़ना। तीसरा होता है अवशोषण का काम। तो अवशोषण का काम आप बता दिए थे कि छोटी आंत के द्वारा जो भी कचरा बचता है तो वो बड़ी आंत में चल जाता है। बड़ी आंत क्या करता है, उसके अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट्स है, बचा कुचा, और साथ ही जितना भी जल है, जल को अवशोषित कर लेता है। पोषक तत्वों और जल को अवशोषण क्या होता है, पानी का कहाँ होता है, वो बड़ी आंत में होता है। उसके बाद होता है स्वांगीकरण। तो बड़ी आंत के बाद जितना भी
न्यूट्रिएंट्स होता है या छोटी आंत में जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है उसको खून के जरिए हर एक शरीर के हर एक अंग तक, हर एक कोशिका तक पहुंचाना ऊर्जा के लिए, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए वो स्वांगीकरण कहलाता है। और पाँचवा होता है बहिष्क्षेपण। बहिष्क्षेपण या बहिष्क्षेपण कह सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि जितना भी अवशिष्ट पदार्थ है उसको मलाशय के द्वारा बाहर निकालना। ये 5 चरण जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है। इसको अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से देखिएगा। अगला क्लास में हम लोग देखेंगे दांत को, जीभ को और बचे हुए जितना पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। अगर ये रिकॉर्डेड क्लास अच्छा लगा इसको सुनिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।